So let's go ahead with some numericals. अभी हमारा जितना भी एटॉमिक स्ट्रक्चर सीख के हुआ है उस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर टाइम बचता है तो विल गो अहेड विद डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको बताया था कि डी ब्रॉगली के हिसाब से इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज इन ऑर्बिट इट इज नॉट अ पार्टिकल बट इट इज अ वेव। तो हम लोग बाद में देखेंगे। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। तो बेसिकली आपको गिवन पैरामीटर में सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्बिट बता दिया, n इक्वल टू 3। आपको फाइंड करने के लिए बोला है रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट मतलब r3 एंड यू शुड नो you should you should know what is the formula of nth Bohr orbit. What is Rn? 0.5371 angstrom. N square by Z angstrom. तो हम लोग क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू होती है 1। फॉर H एटम यू हैव Z वैल्यू एज 1 और N की वैल्यू तो तुमको दी हुई है 3। फिर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो आपको मिल जाएगा R3 इक्वल टू 0.5371 N स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर अपॉन Z की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम। तो 9 इंटू 0.5371 4.8339 एंगस्ट्रॉम। डन। अगला क्वेश्चन। इस चैप्टर के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ही है, वेरी वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इन रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट assume that an incident alpha particle और अल्फा पार्टिकल का रेडियस बता दिया 1.80 fm. What is this fm? Femtometer, 10⁻15 मीटर. Is moving directly towards the target gold nucleus. उसका रेडियस दिया 6.23 fm. If the alpha particle stops right at the surface of the gold nucleus, how much energy did it have to start with? अच्छा क्वेश्चन है. This is a good question. और ये probably कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो पहले तो पूरा क्वेश्चन समझ लो क्या क्वेश्चन ने बोला है आपको। एक रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल जो था उसका रेडियस दिया है आपको। इट इज मूविंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द टारगेट गोल्ड न्यूक्लियस। दोनों का रेडियस दिया है, अल्फा पार्टिकल का भी गोल्ड न्यूक्लियस का भी। इफ द अल्फा पार्टिकल स्टॉप्स राइट एट द सर्फेस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस, हाउ मच एनर्जी डिड इट हैव टू स्टार्ट विथ। तो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि ये गोल्ड का न्यूक्लियस है एंड एज यू नो गोल्ड न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि आज या कल हम लोग सीखेंगे, हो सका तो आज ही कवर करेंगे, रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस इज इक्वल टू R0। R0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1.2 फेम्टोमीटर, 1.2 × 10⁻15 A raised to 1/3 where A is मास नंबर। तो जितना मास नंबर ज्यादा होगा मतलब जितने न्यूक्लियॉन्स ज्यादा होंगे उतना रेडियस ज्यादा होगा। डेफिनेटली गोल्ड के न्यूक्लियस में ज्यादा न्यूक्लियॉन्स है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन ज्यादा है कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो ये है गोल्ड का न्यूक्लियस एंड देन यू हैव अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल बहुत बहुत स्मॉल इन साइज है कंपेयर टू गोल्ड न्यूक्लियस। इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल। ओके, इसने कहीं से तो स्टार्ट किया था और ये डायरेक्टली जा रहा है गोल्ड न्यूक्लियस के पास डायरेक्टली। ये हेड ऑन टाइप ऑफ कोलिजन की बात हो रही है। कोलिजन तो होगा नहीं क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो दे विल रिपेल ईच अदर। और ये जो अल्फा पार्टिकल है ना, ये पहुंचते पहुंचते गोल्ड के न्यूक्लियस के सरफेस तक पहुंच गया। ठीक, अब थोड़ा सा सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि मुझे यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने में दिक्कत आएगी, तो मैंने अल्फा पार्टिकल थोड़ा बड़ा दिखा दिया। इतना बड़ा अल्फा पार्टिकल होता नहीं है गोल्ड के न्यूक्लियस के कंपेरिजन में। ये आ गया रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल और यहां से यहां तक आ गया रेडियस ऑफ गोल्ड। गोल्ड मतलब AU। ठीक,
राइट। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको मिल गया, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आ गया आर अल्फा प्लस आर ए, इतना तो पहले पता होना चाहिए। तो अब फाइंड क्या करना है वो हम लोग देख लेते हैं। हमको गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया है, गिवन में दिया हुआ है हमको बेसिकली आर अल्फा 1.8 था शायद 1.8 FM, और आर ए यू 6.23 FM, इतना दिया हुआ है। और हमको फाइंड करना है व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी, है ना। हाउ मच एनर्जी डिड इट हैव टू स्टार्ट विथ, अल्फा पार्टिकल ने कितने एनर्जी स्टार्ट किया होगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो टेल मी कैसे सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चन को। जब तक आप आपका खुद का थिंकिंग प्रोसेस डेवलप नहीं करते, कोई फायदा नहीं है लेक्चर अटेंड करके किसी के भी। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में एक बहुत फंडामेंटल लॉ यूज होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वेरी गुड। दूसरा, ऐसा अज्यूम करना पड़ता है कि ये जो अल्फा पार्टिकल है वो बहुत दूर से चालू किया होगा। बहुत दूर मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर। बहुत दूर मतलब इनिशियल डिस्टेंस इन्फिनिटी था, तो 1/∞ जीरो, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो पार्टिकल के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहा होगा इनिशियली, इनिशियली क्योंकि बहुत दूर से आ रहा है ना। और जब गोल्ड के न्यूक्लियस तक पहुंचा तो स्टॉप हो गया, क्लियरली बोला है स्टॉप्स, स्टॉप्स मतलब काइनेटिक जीरो। हाँ मतलब जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था उसका कन्वर्जन हो गया पोटेंशियल में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी था। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, रिपल्शन है, रिपल्शन है। तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा कि वो स्टॉप होने लगेगा ना, गोल्ड न्यूक्लियस को अपोज करेगा। तो काइनेट वेलोसिटी कम होगा, वेलोसिटी कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, तो ये जा कहाँ रहा है, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस में तुम एक चीज याद रख लेना, सिर्फ अप्लाई कर दो कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी, डन, डन। Then we will directly start off with solution now. Solution. So total initial energy equal to total final energy. Initial energy is initial kinetic energy plus initial potential energy. Initial potential energy तो जीरो होगा, ये आ गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जीरो है, क्योंकि डिस्टेंस इन्फिनिटी मान रहे थे हम लोग, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, जीरो है। तो इसका मतलब ये हो गया कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ये बन गया पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। और आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पता ही हो तो। हाँ, -1/4πε0 Q1 Q2 बाई, माइनस कभी लिखना नहीं, वो बाउंड सिस्टम के लिए होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए होता है। पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर। एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव तो माइनस अपने आप आ जाएगा। तो डायरेक्ट माइनस मत लिखना डायरेक्ट, वो माइनस आता है क्योंकि एक चार्ज नेगेटिव था, इसके लिए माइनस आता है वो। तो Q1 Q2, व्हाट इज Q1, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, Q2 चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड, अपॉन डिस्टेंस, अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस इज आर, वो मैंने लिख के रखा है आर, वेयर आर इज दिस, ठीक। वो आएगा ना, रुको जरा, जेड क्यों लिख रहे हो तुम, वो आएगा, इट विल कम, वेट। जेड क्या बता दे तुमको, हाँ तो वो आएगा ना, अभी चार्ज लिखा ना मैंने, चार्ज में से आ जाएगा। 1/4πε मतलब 9 × 10⁻⁹ चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज एग्जैक्टली 2 × E, 2 × E, ठीक। व्हाट इज चार्ज ऑन गोल्ड न्यूक्लियस, 79। मैंने इसलिए तुमको बोला था कि देख के आना, ये याद होगा मैंने बताया था आपको। व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड, 79। मास नंबर अभी भी नहीं देख के आया हूँ, 197, ठीक है। तो गोइंग लिटिल लिटिल अहेड, क्वेश्चन तो मैं बता ही रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा और आगे जाते हैं।
जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं ना, लाइटर मतलब जिनका एटॉमिक नंबर 10-11 तक होता है, 10-11-12 तक, वैसे केसेस में, लाइटर एलिमेंट्स के केस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो उतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं नॉर्मली, नॉर्मली। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट हायर की तरफ जाओगे, हाँ, तो उसके इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो तुमने बोला 79 प्रोटॉन्स, और तुमने बोला मास नंबर इज 196, तो 196 माइनस 79 मतलब 117 न्यूट्रॉन्स है। तो ये पता होना चाहिए, ठीक। तो एनीवेज चलो कोई बात नहीं। अपॉन आर, आर इज आर अल्फा प्लस आर ए यू, ठीक है। तो ये आ गया 9 × 10⁹ और ये जूल में आएगा, जूल में आएगा ये। 79 टू ज़ा 80 टू ज़ा 160, तो 158 बराबर। ई स्क्वायर 1.8 और 6.23, 8.03, 8.03 इंटू 10⁻⁻15। तो मैं यहीं लिख देता हूँ, दिस इज 8.03, ये दोनों ऐड करके आ गए। ये था 1.8, ये था 6.23, तो ये आ गया 8.03 FM। ठीक, ज़्यादा क्लियर, गुड। ई स्क्वायर की वैल्यू, अभी देखो तुमको आंसर ना, बेसिकली आंसर तुमको ईवी में चाहिए होगा। आंसर मैं देख लेता हूँ, ईवी में ही होगा आंसर नॉर्मली। हाँ, ईवी में ही है, ईवी में ही होता है। तो मैंने तुमको बताया था कि जूल से ईवी में जाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाई। तो ये जो था ना, ये आपका जूल में था आंसर, जूल में। अगर मुझे ईवी में जाना है तो मैं डिवाइड बाई ई कर लूंगा, तो वो ई को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने ऐसा किया, इसको डिवाइड बाय सिर्फ ई कर लिया, और ये ई से डिवाइड किया टू कन्वर्ट इट इनटू ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक ई और एक ही हो गया, कैंसल आउट, कैंसल आउट। अब दिस इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू 158 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 8 इंटू 10⁻⁻15। जानबूझ के 8 लिखा है मैंने, जस्ट रफ। तो ये इससे क्या होगा, रफ से, दिस इज 1 ज़ा, दिस इज 0.2 ज़ा, 9 इंटू 0.2 1.8 इंटू 158 इंटू, ऊपर 19 था माइनस, नीचे 15 था, तो -4 बचा, और ये 10⁻⁵। ठीक, गुड, क्लियर। 158 इंटू 1.8, 158 इंटू 1.8, 284.4, 284.4 को 284.4 को मैं ऐसा लिखू क्या, 28.44 इंटू 10⁻⁶ ईवी, तो ये बन गया 28.44 MEV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर में है 28.33। हमने लिखा 28.44 क्योंकि मैंने यहाँ पे 8.03 का 03 छोड़ दिया था, और मैंने पहले बता दिया था कि एनर्जी बहुत हाई होगा, क्योंकि रिपल्शन के बाद भी वो गोल्ड के न्यूक्लियस के सरफेस तक पहुंच गया, तो इट्स वेरी हाई एनर्जी था, अदरवाइज पहुंचेगा नहीं वो, तो इट इज टू एनर्जेटिक, टू एनर्जेटिक। रिचार्ज योरसेल्फ एंड ब्रिंग एनर्जी फ्रॉम समवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, determine the energies of first two excited states of electron in hydrogen atom. What are the excitation energies of electrons in these orbits? Very good, अच्छा क्वेश्चन है। और मैंने आपको बताया था कई बार ना, कई सारे बुक्स में गलत भी लिखा हुआ है। आपको सबसे पहले पूछा है कि, आपको सबसे पहले पूछा है, सबसे पहले ये पूछा है कि फर्स्ट टू एक्साइटेड स्टेट्स, तो व्हाट इज ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, n equal to 1. So what is first excited state? Second excited state? तो n equal to 2 और n equal to 3 states में कितना एनर्जी होगा, ये पूछा है। और आगे क्या पूछा है, आपको बोला है what are the excitation energies of this electrons? Excitation energies, what is the meaning of excitation energy?
अभी मैंने किसी को बोला यहाँ से उठ के वहां जाओ, इलेक्ट्रॉन को बोला पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा, तो क्या हुआ, एक्साइट हुआ। तो पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए जो एनर्जी लगेगा उसको क्या बोलोगे, एक्साइटेशन। तो यू ऑलवेज हैव टू थिंक इन सच अ वे। तो इजी है कॉन्सेप्ट, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो पहले से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए कितना एनर्जी लगेगा और पहले से तीसरे में जाने के लिए कितना लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन एनर्जी। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन पैरामीटर में क्या दिया हुआ है, बेसिकली कुछ भी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि आपको डायरेक्टली सी बात पूछ लिया कि पहले तो एक्साइटेड स्टेट्स का एनर्जी बता दो, तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, विल गो टू द सॉल्यूशन डायरेक्टली। चलो क्या फाइंड करना है वो देख लेते हैं। एक तो E2 फाइंड करना है और एक E3 फाइंड करना है। टोटल 4 क्वांटिटी फाइंड करनी है आपको, 4। E2 दैट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, E3 दैट इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट। उसके बाद पूछा है कि एक्साइटेशन एनर्जी बताओ, मतलब पहले से दूसरे में गया कितना एनर्जी लेके गया, E1 माइनस E2 विद अ मॉड, मॉड मॉड, क्योंकि माइनस आएगा ये। हाँ तो ये पूछा है, मतलब डेल्टा E1 पूछा है, इसको आप डेल्टा E1 बोल दो चलता है। और क्या पूछा है, डेल्टा E2। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना नोटेशन कंफ्यूजन नहीं हो ऐसा यूज करूंगा, डेल्टा E डैश, E1 माइनस E3। ओके डन। E1 तो तुमको पता ही है ना, -13.6, याद है क्या? चलो फॉर्मूला बता दो फिर, याद है तो। जो अभी हंसा उससे ही क्वेश्चन पूछूंगा मैं, यहाँ से सब दिखता है, रिफ्लेक्शन, फिजिक्स का प्रॉब्लम है ये। आई एम नॉट कल्प्रिट, फिजिक्स इज कल्प्रिट। बराबर है क्या, बराबर है ये, सही है, रॉन्ग नहीं है। हाइड्रोजन एटम है तो जेड नहीं लिखा मैंने, जेड की वैल्यू 1 आ गई, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता है वहां पे, होता है ना जेड स्क्वायर। हाँ जेड स्क्वायर होता है, वेरी गुड। तो पहले तो E1 मिल जाएगा 13.6 eV, फिर E2 मिल जाएगा -13.6/2 स्क्वायर, ये हमने ऑलरेडी करके रखा था। और E3 भी हमने फाइंड करके रखा है। तो ये आगे आपके एक्साइटेड स्टेट्स के एनर्जी, फर्स्ट तो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी आ गए। अभी एक्साइटेशन एनर्जी फाइंड कर लो, डेल्टा E इज मॉड ऑफ E1 माइनस E2, -13.6 माइनस माइनस प्लस, कितना था E2, अरे E2 कितना था, तो कितना हो गया 10.2 eV। फिर डेल्टा E डैश, इट इज E1 माइनस E3, मतलब -13.6 माइनस माइनस प्लस 1.5, तो कितना आ गया 12.1। डन, खत्म, एंड ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। और बाय द वे रिमेम्बर, ये हमने 1.5 लिखा लेकिन एक्चुअली 1.51 होता है वो। तो तो वैसे फर्क पड़ेगा नहीं ज्यादा, लेकिन अगर आप इफ यू आर लुकिंग फॉर एग्जैक्ट आंसर्स ना, तो यहाँ पे 12.1 नहीं आएगा, ये 12.09 आएगा। इफ एट ऑल यू आर लुकिंग फॉर एग्जैक्ट आंसर्स, बस उतना ही है। हमने रफली 1.5 लिखा, 1.51 होता है। तो 12.09, दैट इज 12.1 ओनली, दैट्स ओके। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट 3 लाइंस इन पास्चेन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन आइटम। तो हाइड्रोजन आइटम के लिए पास्चेन सीरीज के पहले 3 लाइंस फाइंड करने हैं आपको, वेवलेंथ फाइंड करना है। यू आर सपोज टू कैलकुलेट, यू आर सपोज टू फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट 3 लाइंस, मतलब लेट अस से λ1, λ2 एंड λ3। and you should know to find out this you need to have Bohr's relation। Bohr's relation क्या था, 1 by wavelength, 1 by lambda equal to r 1 by p square minus 1 by n square। और पास्चेन सीरीज में p की वैल्यू होती है 4, 4 होता है ब्रैकेट, बराबर, ओके गुड। तो
ये आ जाएगा आपके पास, देयर फोर 1/λ इक्वल टू r 1/3² इज 1/9 माइनस 1/n²। ये बन गया फॉर्मूला। अब हमको फर्स्ट 3 लाइन बोला है तो एक एक करके कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन मैंने आपको कल अच्छे से बताया था कि फर्स्ट लाइन मतलब उसका जस्ट ऊपर वाला जो लेवल है वहां से ट्रांजिशन होना। यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है 3 पे, तो 4 to 3, तो 4 to 3, तो n इक्वल टू 4। 1/λ इक्वल टू r 1/9 माइनस 1/4² दैट इज 1/16। एक मिनट यहाँ ध्यान दो, कैलकुलेशन आर इंपॉर्टेंट हियर। क्या करना, इसको λ1 बोल देते हैं। 19 माइनस 6 7 7 अपॉन 144। ठीक है। अब λ1 इक्वल टू 144/7r। याद है मैंने आपको कल बताया था एग्जैक्टली 911.5 एंग्स। एक रफ आइडिया कैसे मिलता है, रफ आइडिया इसको ना 912 इमेजिन कर लो। चलो फिलहाल तो तुम 900 ही मान लो, 900 तो 700 के तो ऊपर ही है ना। तो 1 जा और 100 जा तो होने ही वाला है, होने वाला है कि नहीं। और ऊपर के 210 9 9 1 0, वो 11.5 बाद में देखता हूं मैं। 700 प्लस 210 100 और 30 130 130 130 इंटू 130 130 130 है ना। 130 का जीरो साइड में रखो फिलहाल, कितना हो गया 13। 144 को बना लो 150, क्या बना लोगे 150, इसका भी जीरो साइड में कर दो, तो 2 जीरो साइड में है। 15 इंटू 13 15 इंटू 10 150 195 195 आगे 2 जीरो 19,500 19,500 एंगस्ट्रॉम। ठीक, कौन सा रिश्ता पाचन है, पाचन का आना चाहिए IR IR। ठीक, अगर एग्जैक्ट आंसर देखोगे एग्जैक्ट एग्जैक्ट लगभग उतना ही आएगा। वैसे मैंने बताया भी था 18,758 818,758 मैंने ऑलरेडी बताया है थ्योरी में। नहीं बताया तो अभी पता लग। यस, ठीक है, नहीं बताया तो भी पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 144 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 911.5 18750 अप्रोक्सीमेटली 18750 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया फर्स्ट लाइन। वैसे हमने लिखा था शायद फर्स्ट और सेकंड लाइन लिखे हुए हैं हमने। और वहां पे हमने लिखा था 18758, मैंने रीजन भी बताया था आपको। वो 912 लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो हम लोग एग्जैक्ट कर रहे हैं तो हमारा थोड़ा सा आंसर डिफरेंस आएगा ही। सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन में ट्रांजिशन कहाँ से होगा, कहाँ से होगा 5 से, कहाँ होगा 3 पे। तो 1/λ2 इक्वल टू r 1/9 माइनस 1/25। 25 में से 9 गए 16, ठीक ना। 16r/25 इंटू 9 225। तो λ2 इक्वल टू 225/16 इंटू r। तो 225/16 इंटू 911.5 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज 16 5 80, तो 1650 जा 800 800 बराबर, करेक्ट, सही है 800। तो 16 1 जा और 16 10 जा 160 10 जा, तो 50 और 10 60। कैलकुलेशंस लगभग 60 है, अप्रोक्सीमेट 60 थोड़ा कम है, मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ। कितना है अप्रोक्सीमेट 60 है। ये कितना है 225 है। 225 इंटू 60 व्हाट इज 225 इंटू 6, हो जाना चाहिए था 225 का डबल का डबल, 225 का डबल 450 और 450 900 में और 450। ठीक, तो 13,000 समथिंग समथिंग। ओके, एग्जैक्ट करके देखते हैं 1 2। ओके,
I trust you, but I trust calculator more than you. Okay. 12817.96 मतलब 12818 एंगस्ट्रॉम। 13,000 के आसपास बोला था मैंने, यस हो गया। तीसरा लाइन, कहां से कहां ट्रांजिशन होगा? 6 to 3। तो 1/λ3 इक्वल टू R 1/9 माइनस 1/36। 36 में से 9 गए। हाँ, अब वो भी कर सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, कोई बात नहीं है। 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, चलता है। तो क्या आ जाएगा? R/12। ठीक। तो बेटर ऑफ 1/λ3 आ गया, तो λ3 मिल जाएगा यहाँ से 12/R, मतलब 12 इंटू 911.5। तो ये तो सीधा सीधा है, 10938। 12 इंटू 911.5, 10938 एंगस्ट्रॉम। हो गया पहले 3 लाइन। डन। तो अभी हमको डायरेक्ट जंप करना पड़ेगा प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 6 पे, क्योंकि इसके आगे जो सॉल्व एग्जांपल्स थे वो सब न्यूक्लियर फिजिक्स से आ रहे हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स हमने स्टार्ट नहीं किया अब तक, तो वी विल जंप टू क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 6। वो तो यहाँ पे है ही नहीं मेरे पास। ओके, आई विल ब्रिंग इट फ्रॉम समवेयर, डोंट वरी। बट बीच में और एक क्वेश्चन भी है दैट वी कैन सॉल्व। एक मिनट। हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन। An electron in hydrogen atom stays in its second orbit for 10⁻⁻8 सेकेंड। इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है, इट स्टेज इन इट्स सेकेंड ऑर्बिट, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। कितने टाइम के लिए? 10⁻⁸ सेकेंड के लिए। हाउ मेनी रिवोल्यूशंस विल इट मेक अराउंड द न्यूक्लियस इन दैट टाइम? उतने टाइम में, जितने टाइम तक ये, मतलब 10⁻⁸ सेकेंड, जितने टाइम तक ये सेकेंड ऑर्बिट में था, उतने टाइम में इसने कितने चक्कर काट लिए? तो ये भी एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो वहां पे स्टेबल है, वहां पे भी वो क्या कर रहा है? ऑर्बिट, मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो 10⁻⁸ सेकेंड उसका लाइफ होता है उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में। उतने टाइम में वो कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो लास्ट से तीसरा बेंच, हाँ इसको उठा दो। हाँ, मेरे को बता दो आंसर। नहीं, आई अंडरस्टैंड, फिजिक्स में नींद अच्छी आती है तो कोई बात नहीं, हम भी बहुत सोए हैं। तो कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? कैसे सॉल्व करेंगे? सोचोगे तो आएगा। क्या जरूरत है वेवलेंथ की? चक्कर काट रहा है। टाइम तुमको पता है कि कितना टाइम वो उस ऑर्बिट में रहने वाला है। तुमको पूछा कितने कितने राउंड्स, तुमको अगर टाइम पीरियड मिल गया तो काम हो गया। सपोज सपोज एक, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए आपको नंबर देता हूँ। सपोज इलेक्ट्रॉन 100 सेकेंड तक होता, सपोज उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में, और अगर उसको एक राउंड कंप्लीट करने में 1 सेकेंड लगता, तो कितने राउंड होते? अगर 2 सेकेंड लगता तो 3, 100/3, 4, 25। मतलब तुम क्या पता क्या कर रहे हो? तुम टोटल टाइम को टाइम पीरियड से डिवाइड करो। टोटल टाइम कितना है? हाँ, अगर टाइम पीरियड मिल जाए तो टाइम डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड विल गिव मी नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। टाइम पीरियड मतलब टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज टाइम? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। वेरी गुड। व्हाट इज डिस्टेंस इन वन राउंड? हाँ, वेरी गुड। स्पीड इन सेकेंड ऑर्बिट, उसका फॉर्मूला पता है तुमको? पता है? पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर तक पहुंचते कैसे है वो भी सीखना पड़ेगा ना। तो अभी मैं बता देता हूँ कैसे पहुंचते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, और जाग के ध्यान दो तो समझेगा। तो टाइम उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितना स्पेंड कर रहा है? 10⁻⁸। ठीक है।
करेक्ट। आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस n। मैंने आपको अभी बताया कि हाउ यू कैन मेक फॉर्मूला नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज द टाइम spent by that electron in that orbit divided by its time period. And now you are supposed to find out time period. So how do you find out time period? By using the basic definition of speed. Speed is distance upon time. So time is distance upon speed. टाइम पीरियड मतलब एक राउंड में लगने वाला टाइम, दैट इज 2 पाई आर एन लिखना भूलना नहीं, सेकेंड ऑर्बिट है ये, तो R2 आ जाएगा यहाँ पे। अब डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड इज v, ठीक है। अभी Rn और Vn, इसका फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है। व्हाट इज Rn? मैं अभी मारना चालू करूंगा अगर 0.5 बोला तो। देर आर टू मेनी वेज थ्रू विच यू कैन फाइंड दिस आउट। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। पाई एम, जेड की वैल्यू 1 है, क्यों? हाँ, हाइड्रोजन आइटम। या तो ऐसा भी कर सकते थे, ठीक चलेगा। मैं यहीं से बेसिस पे जाता हूँ। अभी वीएन का फॉर्मूला बताओ। जेड ए स्क्वायर अपॉन एच एन, जेड की वैल्यू 1 है। तुमको चाहिए आर एन बाई वी एन, तो इन दोनों को डिवाइड कर देना, ठीक। आर एन बाई वी एन चाहिए ना इधर, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो। आर एन बाई वी एन, आर एन एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एच 1 बाई एन, ठीक। ओके, कुछ कैंसिल हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सही है कि? हाँ, तो बताओ क्या आएगा आर एन बाई वी एन, क्या आएगा? टू, हाँ, एन क्यूब, हाँ आगे पाई एम ई रेज टू, पक्का, नथिंग एल्स। हाँ, ये हो गया आपका आर एन बाई वी एन। अभी इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टाइम पीरियड बन जाएगा। 2 पाई, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लिया, क्या था? 2 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच क्यूब एन क्यूब पाई एम ई रेज टू 4, ठीक। क्या क्या कैंसिल हो रहा है? हाँ, हो गया कैंसिल। तो टी आ गया आपके पास 4 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच क्यूब अपॉन एम ई रेज टू 4 एन क्यूब, मिल गया टाइम पीरियड। अभी यहाँ पे सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट होंगे और एन की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है सेकेंड ऑर्बिट में है ना, फर्स्ट एक्साइटेड सेकेंड ऑर्बिट, तो ये सारा आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। एन की वैल्यू 2 डालनी पड़ेगी। वो सब सॉल्व करने के बाद जो नंबर आता है मैं तुमको डायरेक्ट बता देता हूँ। बता दो नंबर में डायरेक्टली क्या आया। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद बहुत बड़ा नंबर है, इट्स टू बिग। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो फॉर अ शॉर्टकट। शॉर्टकट बहुत इजी है मेरे लिए, फॉर मी। n इक्वल टू टी अपॉन कैपिटल टी, टी अपॉन कैपिटल टी, पुट ऑल द वैल्यूज एंड सॉल्व। और आंसर क्या दिया है वो आएगा। आता है उस पर, मैं बताया ना, दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं हम लोग, पता है मैंने आपको। तो ये आता है 2.36 या 56 8 हाँ ठीक है, 8.23 × 10⁻⁶, जो भी होगा वो, ये करेक्ट है, ये आ गया नंबर। अब देखो
इसमें बहुत ज्यादा टाइम जाएगा आपका, क्योंकि सब कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। डायरेक्ट भी होता है, 3 मेथड है, 3। नेक्स्ट नेक्स्ट मेथड बताओ मेरे को, कैसे करोगे सॉल्व, कैसे करेंगे? आर एन का तो ये बता ही रहा था, 0.5371 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, चलो वो हो भी गया। वी एन, वीएन में भी जो कॉन्स्टेंट्स है ना, कौन से कॉन्स्टेंट्स है वीएन में, इसकी वैल्यू तुम अलग से पहले से ही कैलकुलेट करके रख सकते हो। दैट विल बिकम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, पुट एन इक्वल टू 1, कैलकुलेट दिस वन। ये कैलकुलेट करके रखो। आर एन तुमको पता है, आर एन ये वैल्यू कितनी थी, 0.5371 एन स्क्वायर, और ये भी कांस्टेंट है, इसका भी मिल जाएगा। राइट, ये मेथड 2 है, और एक मेथड है, और एक मेथड हो सकता है। बताओ, बताओ, रुको। डू यू रिमेम्बर सेकेंड पोस्टुलेट? एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, तो MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, आ गया। अब तुमको R बाय एन चाहिए, R बाय वी चाहिए, ये R बाय वी चाहिए। क्या करेंगे? डिवाइड बाय वी कर लेंगे, फिर डिवाइड बाय वी करोगे मतलब बात तो वही हो गई ना। यू हैव टू पुट डिवाइड बाय वी, डिवाइड बाय वी, तो दोनों साइड पे डिवाइड बाय वी। चलो कोई बात नहीं, तो आर एन क्या आ गया, आर एन NH अपॉन 2 पाई एम। तुमको यहाँ पे वी एन चाहिए था, तो ऊपर वी एन स्क्वायर बन के यहाँ पे वी एन स्क्वायर आए, ऐसा एडजस्टमेंट होगा। फिर वी एन के लिए तुमको वापस क्या चाहिए, वही वैल्यू, ए स्क्वायर अपॉन। ठीक, तो अल्टीमेटली तुम एक काम करना, अभी ये होमवर्क है, टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0 h। करने को तो अभी भी कर सकते हैं, चलो कर ही लेते हैं, तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, आर एन हमको पता था 0.5731 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। वी एन ये आ गया तुम्हारे पास ई स्क्वायर, 1.6 इंटू 10⁻⁹ को मैं लिख लूंगा 6 इंटू 10⁻20 ई स्क्वायर अपॉन, क्या था अपॉन में, 2 एप्सिलॉन 0 h 1/n। 1.6 मतलब 16 10⁻⁻20, इसका कर लेंगे स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन 0 होता है 8.85 इंटू 10⁻², और h की वैल्यू होती है, कितनी होती है, 6 पॉइंट इंटू 10⁻², और n को एज इट इज रख देते हैं। ये अभी काम में आएगा आपको आगे जाके। 256 करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो ठीक है कर लिया। 10⁻⁻40, ये -12 और -34, माइनस -46। ठीक, ओके। 1/n तो है ही, साथ में ये 256/2 128, कितना हो गया ये, 128, ये 2 था ना, 8.85 इंटू 6.63, फोर से 8.85 इंटू 6.63, 8.85 इंटू 6.63 कितना आ गया, 58 पॉइंट, तो 58.67 समथिंग समथिंग। 120/60 रफली रफली, रफली रफली 2 है, अप्रोक्सीमेटली 2 है, अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट करके देता हूँ मैं। 2 इंटू 10⁻6, रफली रफली याद रखना। 58.6755, 128 डिवाइडेड बाई 58.6755 कितना आ गया, 2.18 आ गया। तो आपको v मिल गया, वी एन मिल गया, कितना मिल गया, 2.18 इंटू 10⁻6 सॉरी, यहाँ तक क्लियर, गुड। ये मिल गया आपको वीएन का वैल्यू, आर एन आपके पास है। अब हो जाएगा आपका काम। तो व्हाट यू कैन डू इज, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई आर एन बाई वी एन। 2 पाई आर एन, व्हाट इज आर एन, 0.71 एंगस्ट्रॉम था, 10⁻⁻10, साथ में कौन था, एन स्क्वायर था, कौन था साथ में, एन स्क्वायर था, अपॉन वी एन क्या आया, 2.18 इंटू 10⁻6 अपॉन एन, तो एन क्यूब।
हो गया। तो ये सब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा 10⁻⁻16 और सेकेंड ऑर्बिट था तो 2 का क्यूब 8, 8 बाकी एडजस्टमेंट कर लेंगे हम लोग, अभी इसको सब डिवाइड कर लेते हैं। 2 पाई मतलब 6.28 इंटू 0.5371 डिवाइडेड बाय 2.18, ये हो गया 1.5472 समथिंग समथिंग 1.5472। अभी इंटू 8 भी कर लेता हूँ, इंटू 8 इंटू 8 12.37, 12.37 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड। ठीक, ठीक आ गया। ओके, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ये था टी बाई टी, टी कितना था 10⁻⁸ डिवाइड बाय दिस 12.37 इंटू 10⁻⁻16, ये ऊपर गया कितना हो गया 10⁸, 1 डिवाइड बाय 12.37, 1 डिवाइडेड बाय 12.377 कितना आ गया 0.0807, तो 8.07 इंटू 10⁻6, 8.23। तो दोनों मेथड से आंसर आता है। आई वुड प्रेफर दिस वन ओवर द अदर क्योंकि कैलकुलेशंस कम है यहाँ पे। तो हर चीज का याद रखने का ट्रिक होता है, तरीका होता है। सबसे पहले वी एन मैंने अभी बताया, तो वी एन का जो कॉन्स्टेंट है वो निकाल लिए, क्या आ गया 2.18 इंटू 10⁻6 बाई एन। इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में होता है, किसी भी ऑर्बिट में हो, किसी भी मतलब 1 2 3 4 नंबर के ऑर्बिट में अगर हो, तो 10⁻6 आता ही है, होता ही है, उतना स्पीड तो होता ही है 10⁻6 मीटर पर सेकेंड मतलब 1000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो 10⁻6 तो है ही, वी में एन तो डिनोमिनेटर में है ही, ये तो याद ही रहेगा 10⁻6 बाई एन तो याद रहेगा। बचा क्या फिर 2.18, ऐसा याद रखते हैं उसको। तुम 2.18 मत याद रखो, 2 याद रख लो, चलता है, 2 याद रख लो, 18 बुढ़ा दो तो 2 इंटू 10⁻6 बाई एन चलता है। एन की वैल्यू 2 हो गई तो बचा क्या 10⁻6 आ गया, राइट। तो तुम्हारे कैलकुलेशंस कम हो गए क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में था, फर्स्ट एक्स सेकेंड ऑर्बिट में था, तो सिर्फ 10⁻6 आ गया, मतलब वो जो 2.18 था वो भी गया, वो भी गया, तो कैलकुलेशन ज्यादा सिंपल हो गए। अब कैसे सिंपल हो गए वो भी देख लो। 10⁻⁻10 और ये 6 ऊपर आके -16 हो गया था, ठीक है। ये 2 क्यूब था 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 0.5 मतलब 16 का हाफ। अरे 2 क्यूब 8 हो गया, 8 इंटू 0.5 कितना हो गया 4 हो गया, 4। आपको कहता है 4 पाए, 4 पाए मतलब 4 पाए 12.5, 12.5 इंटू 2 कितना होता है 25, कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है। अरे मैं जो बता रहा हूँ सुन तो लो पहले, तुम सुन ही नहीं रहे हो, यू आर जस्ट गोइंग 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 गोइंग। मैंने वही बोला कि जो 2.18 है उसको 2 मानना पड़ेगा बाद में, फिर तुम 25 आ गया ऊपर, आया था ना, डिवाइड बाई 2 टू 12.5 आ गया, 12.5, 12.5 आ गया, 12.5 है यहाँ तक क्लियर। अब 12.5 अगर लेते हो तो रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, और 12.5 नहीं लेते हो तो कैसे निकालते, दोनों बता देता हूँ। 12.5 आ गया, रेसिप्रोकल चाहिए तुमको, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 कर लेना, 1 जा एंड 8 जा, तो 8 इंटू 10⁻², तो सीधा सीधा 8 इंटू 10⁻², और और बाकी जो भी 10 के पावर थे वो तो थे ही वहां पे, वो तो तुम खुद कर लोगे अब, ठीक। और अगर तुम 12 ऐसा कैलकुलेशन यहाँ तक तुम लेके आ गए 1/12 पॉइंट समथिंग समथिंग, इधर अटक गए, इसका भी ट्रिक है, इसका भी ट्रिक है। इसको 12 मान लो या 12.5 मान लो तो हो ही गया, 12 भी मान लिया ना, 1/3 0.33, 1/4 is 0.25, 0.25 इंटू 0.33 is 0.08, 0.08 ही होता है वो, यस हो गया। तो एक क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 6, जो आई डोंट हैव इट हियर बट आई विल जस्ट राइट डाउन हियर, जो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6,
है उसमें, बुक में है, नोट्स में है। हाँ, तो इस क्वेश्चन में ऐसा बोला है, डिटरमाइन द सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मेर, पास्टिन एंड फुंड। हमको डिटरमाइन द सीरीज लिमिट ऑफ, द सीरीज लिमिट ऑफ, तीन सीरीज का सीरीज लिमिट निकालना है, ऑफ बाल्मेर, ऑफ पास्टिन एंड फुंड। और हमको गिवन में दिया हुआ है, गिवन दैट द लिमिट फॉर लाइमेन सीरीज इज, कितना दिया हुआ है, 912। कितना बोला है, 912 एंगस्ट्रॉम। हो गया। अभी ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था थ्योरी में। मैंने आपको बताया था सीरीज लिमिट इज डायरेक्टली पी स्क्वायर बाय आर। और इफ यू रिमेंबर, फॉर लाइमेन सीरीज पी की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो लैम्डा फॉर लाइमेन इज 1/r। इसकी वैल्यू दी है 912 एंगस्ट्रॉम, इसका वैल्यू दिया है आपको। हो गया। फिर किससे चाहिए तुमको, बाल्मेर, पास्टिन, फुंड। तो फॉर बाल्मेर पी इक्वल टू 2। तो लैम्डा बाल्मेर क्या होगा, 4/r। यहाँ पे ध्यान दो, 4 इंटू 1/r इज 912, 9 इंटू 4 3600, 900 इंटू 4 इज 3600, 12 इंटू 4 इज 48, 3648, है ना। यस। उसके बाद फॉर पास्टेन, पास्टेन सीरीज में क्या होता है, पी का वैल्यू क्या आता है, 3। तो क्या आएगा, मतलब क्या आएगा, 900 इंटू 9, 1800, 12 9 जा 108, 8208। हो गया। उसके बाद फॉर फुंड, पी वैल्यू कितना है, 5। तो फुंड के लिए क्या आएगा, इसको पी एफ लिख देता हूं मैं, 25/r। मतलब 25 इंटू 912, 25 9 22 500, 25 इंटू 900, what is 25 9 जा to 25। तो 25 इंटू 900 कितना होगा, 22,500, 22,500। 12 इंटू 25, 22,800। हो गया क्वेश्चन खत्म। तो आज रुक जाता है यहीं पे, दैट्स इट फॉर टुडे।